हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आपके यूट्यूब चैनल ITI इन्फोटेक पे। आज हम एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक कवर करने वाले हैं। ये टॉपिक है डीसी मोटर। अगर आप इलेक्ट्रीशियन ट्रेड के हो, इलेक्ट्रॉनिक्स ट्रेड के हो, वायरमैन ट्रेड के हो, अगर आप कर रहे हो ITI डिप्लोमा या इवन बीटेक भी, तो ये टॉपिक बहुत ही इम्पॉर्टेंट है आप सभी के लिए। ये 2 पार्ट में आएगा। ये पार्ट 1 है जिसमें हम डिस्कस करेंगे डीसी मोटर क्या है, ये कैसे काम करता है और इसके कितने पार्ट हैं। बाकी इस पार्ट 2 में इसके इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन का और इम्पॉर्टेंट फार्मूला का पार्ट आएगा। तो आइए बिना देर करते हुए शुरू करते हैं हम आज का वीडियो। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि मोटर क्या है। तो आप सभी घरों में देखे होंगे या कहीं भी जो है मोटर का तो ज़रूर आप नाम सुने होंगे या देखे होंगे। तो मोटर क्या करता है, जब हम उसमें एनर्जी देते हैं, जब उसमें हम लोग सप्लाई देते हैं, तो क्या करता है वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंज्यूम करता है और आउटपुट में मैकेनिकल एनर्जी देता है। तो मतलब मोटर क्या हो गया? तो मोटर एक ऐसा डिवाइस है जो क्या करता है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। मतलब मोटर इलेक्ट्रिकल जो एनर्जी होता है, ठीक है, वो कंज्यूम कर लिया कि इनपुट में हम लोग क्या दे रहे हैं, इलेक्ट्रिकल एनर्जी दे रहे हैं, और उसको वो यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित करता है अपने आउटपुट में। तो ये हो गया मोटर। अब हम बात करते हैं डीसी मोटर क्या है या एसी मोटर क्या है। तो आपको पता होगा सप्लाई 2 तरह के होते हैं, एक होता है डीसी सप्लाई और एक होता है एसी सप्लाई। एसी सप्लाई क्या होता है, अल्टरनेटिंग करंट, और डीसी सप्लाई क्या होता है, डायरेक्ट करंट। तो जिसमें हम लोग इनपुट के रूप में एसी सप्लाई देते हैं वो कहलाता है एसी मोटर, और जिस मोटर में इनपुट के रूप में डीसी देते हैं तो वो कहलाता है डीसी मोटर। तो आज जो हमारा टॉपिक है वो है डीसी मोटर। तो क्या हो गया डीसी मोटर? तो डीसी मोटर एक ऐसा डिवाइस है जो इनपुट में डीसी सप्लाई लेता है और आउटपुट में ये मैकेनिकल एनर्जी कन्वर्ट करता है। तो इसे हम लोग क्या कहते हैं, डीसी मोटर कहते हैं। तो आइए अब हम जानते हैं ये किस प्रकार काम करता है। लेकिन उससे पहले हम जान लेते हैं कि डीसी मोटर का प्रयोग कहाँ कहाँ होता है। तो डीसी मोटर का प्रयोग जो होता है वो जो नियंत्रण संबंधी यांत्रिक कार्य के लिए होता है वहाँ उसका हम लोग इस्तेमाल करते हैं। जैसे लिफ्ट में इस्तेमाल होता है डीसी मोटर का, क्रेन में इस्तेमाल होता है, ट्रॉली में इसका प्रयोग किया जाता है, लेथ मशीन में प्रयोग किया जाता है। इवन आप देखे होंगे जो छोटा छोटा डीसी मोटर होता है उसका प्रयोग जो हम लोग खिलौने के रूप में भी इस्तेमाल करते हैं। जो बहुत सारे छोटे टॉयज़ होते हैं जो खुद से चलते हैं, रिमोट कंट्रोल के भी द्वारा चलते हैं, वो सब में जो है डीसी मोटर लगा हुआ रहता है। तो डीसी मोटर का ये प्रयोग हो गया। तो आइए अब हम जानते हैं कि ये किस प्रकार से कार्य करता है। तो जो डीसी मोटर कार्य करती है वो इलेक्ट्रोमैग्नेट ड्रैग के सिद्धांत पर कार्य करती है। तो पहले तो हम जानते हैं कि इलेक्ट्रोमैग्नेट ड्रैग जो है वो क्या है। एक्चुअली इसे हिंदी में विद्युत चुंबकीय खिंचाव भी कहा जाता है। तो इस सिद्धांत के अनुसार क्या होता है कि जब किसी चुंबकीय क्षेत्र में कंडक्टर को रखते हैं तो कंडक्टर पर क्या होता है, घुमाव बल, टॉर्क जो है वो उत्पन्न होती है। इसी पर डीसी मोटर कार्य करती है। तो आइए हम समझते हैं विस्तार में ये है क्या। तो विद्युत चुंबकीय खिंचाव क्या है कि जब प्रेरित विद्युत धारा के कारण आर्मेचर में भी क्या होता है, एक अपना मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो जाता है। वो भी क्या है, कंडक्टर ही है। तो जब उसे हम लोग रखते हैं तो मैग्नेटिक फील्ड में तो क्या होता है कि ईएमएफ जो उसमें हम लोग देते हैं उसके कारण उसके आर्मेचर में भी अपना एक जो है मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो जाता है। और ये मैग्नेटिक फील्ड क्या करता है, आर्मेचर को उसके मतलब अपोजिट दिशा में जो है वो घुमाने का प्रयास करता है। मतलब जिस दिशा में मैग्नेटिक फील्ड है उसके अपोजिट डायरेक्शन में उसे घुमाने का प्रयास करता है। यही प्रयास जो है क्या कहलाता है, विद्युत चुंबकीय खिंचाव कहलाता है। और जब ये खिंचाव होता है तो डीसी मोटर क्या होता है, उसका जो मोटर वो घूमने लगता है, आर्मेचर घूमने लगता है। और उसी घूमने के कारण क्या होता है, जो हम लोग उसमें क्या दिए, ईएमएफ दिए, मतलब इलेक्ट्रिकल एनर्जी दिए, और इलेक्ट्रिकल एनर्जी उसको जब घुमाता है तो वो किसमें कन्वर्ट हो जाता है, मैकेनिकल एनर्जी में। तो इसी सिद्धांत पर जो है डीसी मोटर कार्य करता है। आइए फिगर में भी एक बार देख के समझ जाते हैं कि कैसे ये काम कर रहा है। तो यहाँ पे देखिए क्या लिखा हुआ है, एक कंडक्टर को प्लेस किया गया है मैग्नेटिक फील्ड के बीच में, ठीक है। तो क्या करेगा, कंडक्टर घूमने का प्रयास करेगा, ठीक है। तो जब किसी कंडक्टर में करंट प्रवाहित होगी तो क्या होगा, उसके चारों ओर मैग्नेटिक फील्ड भी बनता है। ये हम लोग पढ़े हैं, ईएमएफ जो जनरेट होता है फैराडे लॉ में। तो क्या होता है, उसमें फ्लक्स जनरेट होता है दोनों ही पोल के बीच,
और ये फ्लक्स के दोनों ही फ्लक्स क्या करता है, समकोण पे रहता है। जो दोनों फ्लक्स देख रहे हैं, चाहे नॉर्थ पोल पे जनरेट हो रहा है या साउथ पोल पे जनरेट हो रहा है, एक दूसरे के क्या है, समकोण पे है। और दोनों मैग्नेटिक लाइंस के बीच में क्या हो जाता है, बहुत टेंशन जो है उत्पन्न हो जाती है और सामान्य स्थिति में ये आने का प्रयास करता है। तो सामान्य स्थिति में जब ये आने का प्रयास करता है तो कंडक्टर क्या करता है, एक और घूम जाता है। तो उसी घूमने की दिशा के कारण, उसी घूमने के कारण जो है आर्मेचर क्या होता है, रोटेट होता है और मोटर चलना स्टार्ट हो जाता है। तो इसी सिद्धांत पर डीसी मोटर जो है वो कार्य करती है। तो कोई अगर आपसे पूछेगा कि डीसी मोटर जो है किस सिद्धांत पे कार्य करती है, तो इलेक्ट्रोमैग्नेट ड्रैग के सिद्धांत पे कार्य करती है, या फिर इसे हम लोग विद्युत चुंबकीय खिंचाव भी कहते हैं। तो इस स्थिति में हम लोग अगर ज्ञात करना हो कि कहाँ पे फोर्स होगा, कौन सा करंट का दिशा होगा, किस तरफ से घूम रहा है, तो ये सारी जानकारी हम फ्लेमिंग के लेफ्ट हैंड नियम से जान सकते हैं। तो किस तरफ करंट का डायरेक्शन है, किस तरफ मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन है, किसे जानेंगे हम लोग, फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम से। तो आइए, अगर आपको ये यहाँ तक कोई डाउट नहीं है, ठीक है, कि क्या क्या हमने पढ़ लिया अब तक, कि डीसी मोटर क्या है, किस सिद्धांत पर कार्य करती है। तो डीसी मोटर क्या हो गया, जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करेगा वो कहलाएगा मोटर। अगर उसमें इनपुट में हम लोग दे रहे हैं डीसी सप्लाई तो वो हो गया डीसी मोटर। ये कार्य करता है इलेक्ट्रोमैग्नेट ड्रैग के सिद्धांत पे, ठीक है। और जब हम लोग इसके करंट का दिशा, उसके बाद फोर्स का दिशा ज्ञात करना होगा तो हम लोग किसका इस्तेमाल करेंगे, फ्लेमिंग के लेफ्ट हैंड के नियम का। तो आगे बढ़ने से पहले आइए हम देख लेते हैं, यहाँ पे इस डायग्राम को समझ लेते हैं अच्छे से। देखिए, कंडक्टर जो है बीच में रखा गया है एक मैग्नेटिक फील्ड के बीच में। हम सभी को पता है मैग्नेट में दो पोल होते हैं, नॉर्थ पोल और साउथ पोल, ठीक है। तो जब इसके बीच में कंडक्टर को रखेंगे तो कंडक्टर क्या करता है, घूमने का प्रयास कर रहा है। अब देखिए, दोनों ही पोल से फ्लक्स जनरेट हो रहा है, नॉर्थ पोल से भी और साउथ पोल से भी, ठीक है। इसमें कंडक्टर किस तरफ घूमेगा ये हम लोग किससे ज्ञात कर सकते हैं, फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम से। तो उसकी तरफ हम जाएंगे कुछ देर में, लेकिन पहले देखिए दूसरे डायग्राम को भी हम समझ लेते हैं अच्छे से क्या बताया गया है। इसमें देखिए क्या बताया गया है कि जब कंडक्टर में करंट ऊपर से नीचे की ओर प्रवाहित होती है तब क्या होता है। तो देखिए, एन पोल अपने निकट के कंडक्टर को ऊपर की ओर धकेलेगा, ठीक है, और साउथ पोल क्या करेगा, अपने निकट के कंडक्टर को नीचे की ओर धकेल रहा है, ठीक है। तो ऐसी परिस्थिति में क्या होगा, कंडक्टर क्लॉकवाइज दिशा में घूम जाता है। तो यदि कंडक्टर में करंट की दिशा ऊपर से नीचे, ठीक है, यानी कि अपोजिट दिशा में अगर दिया जाएगा तो फ्लक्स क्या होगा, नीचे की ओर से और ज़्यादा डेंस हो जाएगा और ऊपर की ओर से और हल्का हो जाएगा, जिसके कारण क्या होगा, नॉर्थ पोल कंडक्टर के नीचे की ओर और साउथ पोल कंडक्टर को ऊपर की ओर धकेलेगा, मतलब अपोजिट डायरेक्शन में क्या होगा, इसको ढकेलेगा, जिसके कारण क्या होगा, कंडक्टर एंटी क्लॉकवाइज दिशा में घूमने लगेगा। तो यदि कंडक्टर के स्थान पर कई कॉइल्स और पोलों के मध्य में इसको रखा जाएगा तो क्या होगा, आर्मेचर भी एक दिशा में घूमता रहेगा। तो यही जब आर्मेचर घूमता रहता है तो मोटर क्या होता है, चलता रहता है। तो इसी प्रकार डीसी मोटर कार्य करता है, ठीक है। तो कैसे कार्य करेगा डीसी मोटर, तो डीसी मोटर इलेक्ट्रोमैग्नेट ड्रैग के सिद्धांत पर कार्य करती है। मैंने बता दिया क्या है वो। अगर आपको इसमें कोई डाउट होगा तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर पूछेंगे। हालांकि मुझे लगता है आप ये समझ गए होंगे किस तरह से ये कार्य करता है। अब जो है मैंने बताया आप लोगों को कि मोटर जो इस तरह से घूम रहा है तो इसके दिशा को, जो आर्मेचर की दिशा को, ये किस तरफ घूमेगा, फोर्स किस दिशा में होगा, करंट किस दिशा में होगा, इसे जानने के लिए हमें जानना होगा फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम। तो आइए अब हम जानते हैं कि क्या है फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम। तो किसी भी चुंबकीय क्षेत्र में अवस्थित विद्युत धारावाहिक चालक में पैदा होने वाले टॉर्क का दिशा ज्ञात करने के लिए फ्लेमिंग नाम का एक जो वैज्ञानिक था, उन्होंने एक नियम बनाया जिसे कहा जाता है फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम। इसमें क्या कहा गया है उससे समझिए। तो यदि बाएं हाथ की प्रथम दो उंगलियों तथा अंगूठे को परस्पर समकोण बनाते हुए इस प्रकार फैलाया जाए, मैं बताऊंगी डायग्राम किस तरह से करना पड़ेगा, ठीक है, मतलब बाएं हाथ को मोड़ना है, किस तरह से रखना सब बताया जाएगा। तो क्या होगा कि पहली उंगली चुंबकीय क्षेत्र मतलब मैग्नेटिक फील्ड को दिखाएगा और बीच की दूसरी उंगली विद्युत चालक में विद्युत धारा की प्रवाह को दिखाएगा, मतलब किस डायरेक्शन में करंट फ्लो हो रहा है। तो अंगूठा जो है फोर्स की दिशा को दर्शाएगा। तो आइए हम देखते हैं किस तरह से डायग्राम देखेंगे तो और अच्छे समझ में आएगा कि क्या बताना चाह रहे हैं इस नियम में। तो देखिए, अपने बाएं हाथ को अगर आप इस तरह से मोड़ेंगे, ठीक है, तो अंगूठा ऊपर की ओर रहेगा,
जो आपका इंडेक्स फिंगर है वो सामने रहेगा, ठीक है, मिडिल फिंगर नीचे की तरफ रहेगा। तो इसका मतलब क्या है कि जो अंगूठा है वो किसको दिखाएगा, किसको शो करेगा, मोशन को, मतलब किस डायरेक्शन में घूम रहा है, ठीक है। और जो आपका इंडेक्स फिंगर है वो दिखाएगा फ्लक्स के डायरेक्शन को, कि मैग्नेटिक फ्लक्स जो है वो किस डायरेक्शन में है। और आपका जो मिडिल फिंगर है वो दिखाएगा करंट या फिर ईएमएफ की दिशा को। तो अब बाएं हाथ को कुछ इस प्रकार से मोड़िए, आपको खुद समझ में आएगा। इस तरह से मोड़ने पे क्या होगा, आपका 3 उंगली जो है स्टार्टिंग का वो यूज़ हो रहा है। तो थंब आपका दिखा रहा है मोशन की दिशा, घूर्णन की दिशा, इंडेक्स फिंगर दिखा रहा है फ्लक्स की दिशा, और जो आपका मिडिल फिंगर है वो दिखाएगा करंट का दिशा। तो इस तरह से फ्लेमिंग ने अपने बाएं हाथ के नियम को दिखाया है, बतलाया है। और इसी नियम पे से हम ज्ञात करेंगे कि डीसी मोटर का आर्मेचर जो है वो किस डायरेक्शन में घूमता है। तो ये था फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, काफ़ी सारा क्वेश्चन भी रहता है। अब तक मैंने जितना बताया है उसका मैं क्वेश्चन भी बताऊंगी, तो इसका आप अच्छे से समझिए। अगर कहीं पे भी डाउट होगा तो आप कमेंट में ज़रूर पूछेंगे। आइए हम आगे बढ़ते हैं कि डीसी मोटर की मौलिक आवश्यकताएँ क्या क्या है। तो अगर हमें डीसी मोटर को चलाना है या डीसी मोटर अगर कोई है तो उसमें क्या क्या इंपॉर्टेंट पार्ट होगा और उसे चलाने के लिए हमें क्या क्या चाहिए। तो डीसी मोटर का जो मौलिक आवश्यकता है वो कुछ इस प्रकार का है। सबसे पहले तो एक मैग्नेटिक फील्ड, बिकॉज मैग्नेटिक फील्ड के बिना ये चलेगा ही नहीं डीसी मोटर। उसके बाद जो पार्ट है डीसी मोटर का इंपॉर्टेंट, पहला तो हो गया आर्मेचर, दूसरा इंपॉर्टेंट पार्ट है कम्यूटेटर या और ब्रश, नेक्स्ट है विद्युतिक ऊर्जा, इलेक्ट्रिकल एनर्जी, क्योंकि इलेक्ट्रिकल एनर्जी हम इनपुट में देंगे तभी जाके आउटपुट में मैकेनिकल एनर्जी आएगा। तो ये जो है मौलिक आवश्यकताएं किसी भी डीसी मोटर को चलाने के लिए। तो आइए हम इसकी संरचना के बारे में बात करते हैं, मतलब इसके कंस्ट्रक्शन के बारे में बात करते हैं डीसी मोटर के। तो डीसी मोटर जो है उसमें इंपॉर्टेंट पार्ट क्या क्या है। पहला तो आर्मेचर, जो मैंने आप लोगों को बता दिया पहले ही, क्योंकि बिना आर्मेचर के तो वो मूव ही नहीं करेगा। उसके बाद उसका जो इंपॉर्टेंट पार्ट है वो है कम्यूटेटर और उसका ब्रश, ठीक है। तो कैसे काम करता है, क्या क्या इसका बॉडी है, क्या क्या संरचना है, आइए हम इसको देख लेते हैं। तो डायग्राम की तरफ हम लोग बढ़ेंगे और देखेंगे इसका इंपॉर्टेंट कंस्ट्रक्शन क्या क्या है। ये देखिए, ये है डायरेक्ट करंट मोटर, मतलब डीसी मोटर का पिक्चर, ठीक है। देखिए यहाँ पे पोल बना हुआ है, आप क्योंकि पोल के अंदर ही रखते हैं इसे। तो क्या क्या है, नॉर्थ पोल, साउथ पोल, जो कि होता है आपके मैग्नेटिक फील्ड में। उसके अलावा आर्मेचर है, ठीक है। देख लीजिए आर्मेचर कौन सा डायग्राम बना हुआ है। डायग्राम बहुत इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम में पूछा जाएगा, इंजीनियरिंग ड्राइंग के एग्जाम में पूछा जाएगा। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। तो डायग्राम आप अच्छे से देख ले, इस तरह से ही बनाना है आपको भी, ठीक है। उसके बाद देखिए कम्यूटेटर है, ठीक है, इंटरपोल है, कंडक्टर्स है, फील्ड वाइंडिंग है, योक और फ्लेम है। सारा इंपॉर्टेंट पार्ट जो यहाँ बताया गया है, आप देख लीजिए डायग्राम को अच्छे से, फिर हम 1 बाय 1 डिस्कस करेंगे सारे ही पार्ट को। तो सबसे पहले हम बात करेंगे, देख लीजिए पार्ट कौन कौन से हैं। तो डीसी मोटर हमें पता चल गया क्या है, ये जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है वही कहलाता है क्या, डीसी मोटर। तो इसका मेन पार्ट जो होता है, 4 मुख्य भाग होते हैं इसके। एक तो स्टार्टर, रोटर, वाइंडिंग और कम्यूटेटर। इसके अलावा आर्मेचर भी है, वो वाइंडिंग में ही आता है। तो पहले हम आर्मेचर को देख लेते हैं कि उस पर हमने सबसे कुछ समझाया है कि कैसे क्या होता है। आर्मेचर का डायग्राम बहुत बार एग्जाम में पूछा भी जाता है। तो देखिए ये है आर्मेचर का डायग्राम, ठीक है। तो क्या है आर्मेचर, तो आर्मेचर जो है वो क्या होता है, नरम लोहे की बहुत से पट्टियों को, मतलब प्लेट्स को जोड़कर देखिए ये बनाया भी गया है। और इसका शेप कैसा है, सिलिंड्रिकल शेप है, और उसमें बहुत सारा देखिए खांचा भी कटा हुआ है, ठीक है, जिसमें क्या होता है, चालक समूहों का कुंडली इस तरह से देखो इसको रखा गया है, ठीक है। और आर्मेचर ही क्या है, कंडक्टर है, जिसको मैग्नेटिक फील्ड के अंदर हम लोग रखते हैं। तो ये तो हो गया आर्मेचर। आइए हम इसके इंपॉर्टेंट पार्ट्स को अब देख लेते हैं। तो पहला पार्ट क्या है, स्टेटर है। तो क्या होता है स्टेटर, तो मोटर के बाहरी भाग को स्टेटर कहते हैं। यह मोटर का स्थिर भाग होता है तथा 2 या अधिक चुंबकीय पोल होते हैं इसमें। मोटर के इसी भाग से चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है, क्योंकि आपको पता है मैग्नेटिक फील्ड की बहुत इंपॉर्टेंस होती है मोटर को रन करने के लिए। तो ये मैग्नेटिक फील्ड कहाँ से उत्पन्न होती है, इसी स्टेटर से उत्पन्न होती है, ठीक है। तथा इसमें 2 पोल होते हैं, साउथ पोल और नॉर्थ पोल। और सबसे बाहरी भाग होता है ये मोटर का, ये क्या था, स्टेटर था। आइए बढ़ते हैं दूसरे पार्ट की तरफ। तो दूसरा पार्ट है रोटर।
तो मोटर का आंतरिक भाग जो घूमता है, तो नाम से ही समझ में आ रहा है रोटर मतलब क्या होता है, जो घूमता हो। तो मोटर का आंतरिक भाग जो घूमता है उसे क्या कहते हैं, रोटर कहते हैं। ये आर्मेचर वाइंडिंग से बना होता है जो कम्यूटेटर के माध्यम से बाहरी सर्किट से जुड़ा रहता है। स्टेटर के समान रोटर भी फेरोमैग्नेटिक पदार्थ से बना होता है। ठीक है, तो ये हो गया रोटर। आप डायग्राम जो है देख लेंगे, मैंने पहले डायग्राम बता दिया, डायग्राम देख के और अच्छे समझ में आ जाएगा कि रोटर क्या है। तो अब देखते हैं नेक्स्ट पार्ट, तो क्या है वाइंडिंग। तो वाइंडिंग जो है क्या होता है, तो वाइंडिंग में तांबे से बने कॉइल की सीरीज या समांतर कनेक्शन होते हैं और ये क्या होता है, दो प्रकार का होता है, एक होता है आर्मेचर वाइंडिंग और एक होता है फील्ड वाइंडिंग। तो पहले हम पढ़ते हैं आर्मेचर वाइंडिंग के बारे में। तो आर्मेचर वाइंडिंग में क्या होता है, बहुत सारे कॉइल्स जो हैं आर्मेचर वाइंडिंग में सीरीज के रूप में जुड़े हुए रहते हैं जिसमें हम वोल्टेज देते हैं। ठीक है, दूसरा है फील्ड वाइंडिंग। तो फील्ड वाइंडिंग में क्या होता है, कॉइल्स का एक समूह होता है जो डीसी विद्युत धारा के माध्यम से मुख्य फील्ड फ्लक्स अर्थात चुंबकीय क्षेत्र का उत्पादन करता है। ठीक है, मतलब मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करने के लिए हम लोग इसमें वाइंडिंग करते हैं। तो ये क्या हो गया, फील्ड वाइंडिंग। दो प्रकार की वाइंडिंग मोटर में जो है वो अपनाई जाती है, पहला आर्मेचर वाइंडिंग, दूसरा है फील्ड वाइंडिंग। तो आप समझ गए होंगे वाइंडिंग क्या है। आप सभी देखे भी होंगे वाइंडिंग कैसे की जाती है। अगर आप फैन का वाइंडिंग भी देख सकते हैं, मोटर में भी वाइंडिंग, जो तांबे की कॉइल लपेटी हुई रहती है वही वाइंडिंग है। इमेज देख लेंगे तो अच्छे समझ में आ जाएगा। तो ये हो गया वाइंडिंग डीसी मोटर का, अच्छे से देख लें। ये प्रैक्टिकल में भी एग्जाम में पूछा जाता है आपके कि वाइंडिंग करके बताओ मोटर का। ठीक है, तो ये हो गया वाइंडिंग। तो वाइंडिंग दो प्रकार की होती है, आर्मेचर वाइंडिंग और फील्ड वाइंडिंग। ये समझ में आ गया। आइए अब बढ़ते हैं आगे। तो नेक्स्ट पार्ट क्या है, कम्यूटेटर। कम्यूटेटर क्या है, तो कम्यूटेटर एक स्विच के रूप में कार्य करता है जो रोटर और बाहरी सर्किट के बीच करंट की दिशा में परिवर्तन करता है। तो कम्यूटेटर क्या है, ये एक प्रकार का स्विच, एग्जाम में पूछा भी जाता है कम्यूटेटर क्या है। तो इसमें क्या रहेगा, ऑप्शन में स्विच रहेगा और भी ऑप्शन रहेगा। तो आपको क्या लगाना है, कम्यूटेटर एक प्रकार का स्विच के रूप में ये कार्य करता है जो रोटर और बाहरी सर्किट के बीच क्या करता है, करंट की दिशा में परिवर्तन करता है। तो ये तो हो गया इंपॉर्टेंट पार्ट्स ऑफ डीसी मोटर। आइए अब इसका हम वर्गीकरण देखते हैं कि डीसी मोटर जो है कितने टाइप के होते हैं। तो डीसी मशीन आर्मेचर वाइंडिंग और फील्ड वाइंडिंग के विद्युत कनेक्शन के आधार पर जो है उसे वर्गीकृत करते हैं इसे हम। ठीक है, और ये विभिन्न प्रकार के कनेक्शनों के साथ विभिन्न प्रकार की मशीनों या मोटर्स का निर्माण करता है। तो डीसी मोटर एक्चुअली तीन प्रकार के होते हैं। पहला होता है स्थायी चुंबक डीसी मोटर जिसे परमानेंट मैग्नेट डीसी मोटर कहते हैं। दूसरा होता है अलग से उत्साहित डीसी मोटर जिसे सेपरेटली एक्साइटेड डीसी मोटर कहते हैं। तीसरा होता है सेल्फ एक्साइटेड डीसी मोटर। तो तीन प्रकार के डीसी मोटर होते हैं। ठीक है, परमानेंट मैग्नेट डीसी मोटर, सेपरेटली एक्साइटेड डीसी मोटर और सेल्फ एक्साइटेड डीसी मोटर। आइए वन बाय वन इसे भी हम जान लेते हैं ये क्या होता है। तो पहला है स्थायी चुंबक डीसी मोटर, परमानेंट मैग्नेट डीसी मोटर। ये क्या है, तो इस प्रकार के मोटर में चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करने के लिए स्थायी चुंबक का हम लोग प्रयोग करते हैं। ठीक है, तो स्थायी चुंबक भी क्या एक प्रकार का आर्टिफिशियल चुंबक है। तो हम लोग जो डीसी मोटर को स्टार्ट करेंगे उसके लिए हम लोग इसमें किसका इस्तेमाल करेंगे, एक परमानेंट मैग्नेट का इस्तेमाल करेंगे। आधुनिक समय में इस मोटर का प्रयोग बहुत ही कम करते हैं, फिर भी कई छोटे मोटरों तथा खिलौने के में स्थायी चुंबक का इस्तेमाल किया जाता है। जो टॉयज़ वगैरह होता है जिसमें मोटर लगा रहता है वहाँ पे हम लोग इस डीसी मोटर का इस्तेमाल करते हैं, स्थायी चुंबक डीसी मोटर। जनरली इसका इस्तेमाल अब जो है लगभग बंद ही हो गया है। बढ़ते हैं दूसरे डीसी मोटर की तरफ। तो दूसरा है सेपरेटली एक्साइटेड डीसी मोटर। ये क्या होता है, सेपरेटली एक्साइटेड मोटर में चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करने के लिए किसी अलग डीसी स्रोत से फील्ड कॉइल को डीसी करंट दी जाती है जिससे कि उसमें चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है। साथ ही साथ आर्मेचर को भी अन्य किसी स्रोत से डीसी सप्लाई दी जाती है। मतलब इसे स्टार्ट करने के लिए अलग से डीसी स्रोत का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, और उसी स्रोत के माध्यम से फील्ड कॉइल को डीसी करंट देते हैं और आर्मेचर को डीसी सप्लाई देते हैं। तो इसे हम लोग कहते हैं सेपरेटली एक्साइटेड डीसी मोटर। डायग्राम देख सकते हैं किस तरह का बना हुआ है। देखिए आर्मेचर है, उसमें लोड लगा हुआ है, एक फील्ड सप्लाई है, इधर आर्मेचर सप्लाई है। डायग्राम जो है आपको सबका अच्छे से याद होना चाहिए, प्रैक्टिस होना चाहिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये आपके ड्राइंग में भी काम आएगा और आपके थ्योरी पेपर में भी काम आएगा। डायग्राम भी कभी कभी पूछा जाता है। तो ये हो गया सेपरेटली एक्साइटेड डीसी मोटर। अब हम बात करते हैं सेल्फ एक्साइटेड डीसी मोटर के बारे में।
तो सेल्फ एक्साइटेड में क्या होता है कि विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तन करने के लिए डीसी मोटरों में सबसे ज़्यादा प्रयोग होने वाला मोटर सेल्फ एक्साइटेड मोटर ही होता है। इसे सबसे ज़्यादा प्रयोग में लाने का मुख्य कारण ये है कि इसके फील्ड कॉइल को बाहर से किसी डी सप्लाई की जरूरत नहीं पड़ती। ये ऐसा मोटर है जो खुद से स्टार्ट होता है, इसमें मतलब बाहर से डीसी सप्लाई देने की ज़रूरत नहीं पड़ती, ना ही आर्मेचर में डीसी करंट देने की ज़रूरत पड़ती। ये क्या होता है, अपने आप स्टार्ट होता है और इसका उपयोग सबसे ज़्यादा किया जाता है। ठीक है, तो कहाँ करते हैं इसका इस्तेमाल? फैंस में इसका इस्तेमाल होता है, लोकोमोटिव्स में इसका इस्तेमाल होता है, ट्रेन्स में इसका इस्तेमाल होता है। ठीक है, तो जहाँ पे ज़्यादा हाई टॉर्क का जहाँ पे बात होता है वहाँ पे सेल्फ एक्साइटेड डीसी मोटर का इस्तेमाल किया जाता है। तो ये था मोटर्स का टाइप। क्या क्या पढ़ा हमने? सेल्फ एक्साइटेड, सेपरेटली एक्साइटेड और परमानेंट मैग्नेट डीसी मोटर। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं। सेल्फ एक्साइटेड डीसी मोटर के और भी प्रकार होते हैं, तो क्या क्या उसे हम जान लेते हैं। तो कनेक्शन के आधार पर सेल्फ एक्साइटेड डीसी मोटर विभिन्न तरह के होते हैं। ठीक है, इसके गुण भी भिन्न होते हैं, प्रकार भी भिन्न होते हैं। तो गुणों के आधार पे इन्हें इनके लोड के विशेषता वाले जगह पर प्रयोग किया जाता है। ये कितने प्रकार के होते हैं, तो आइए हम जान लेते हैं। तो सेल्फ एक्साइटेड डीसी मोटर निम्नलिखित 3 प्रकार के होते हैं। पहला तो होता है शंट मोटर, दूसरा सीरीज मोटर और तीसरा कंपाउंड मोटर। अगेन फिर कंपाउंड मोटर को भी बहुत सारे कैटेगरी में बांटा गया है। आइए हम 1 बाय 1 इसे देख लेते हैं। तो पहला है वो है सीरीज मोटर। देखिए इसका डायग्राम भी बना हुआ है। तो क्या है सीरीज मोटर, क्यों कहते हैं सीरीज मोटर, वो देख लेते हैं। तो सीरीज मोटर में क्या होता है, फील्ड वाइंडिंग आर्मेचर के श्रेणी क्रम में संयुक्त होते हैं। मतलब जो फील्ड वाइंडिंग है उसे हम लोग सीरीज में लगाएंगे आर्मेचर के साथ, तो वो क्या कहलाएगा, सीरीज मोटर कहलाएगा। इस मोटर में पूरी आर्मेचर धारा फील्ड वाइंडिंग में से होकर गुजरती है और यह मोटे तार व कम लपेटों वाले में बनाई जाती है। मतलब तार क्या होगा, जिसको हम लोग कनेक्शन करेंगे वो मोटा होगा और जो वाइंडिंग्स होगा तो वाइंडिंग्स की संख्या जो क्या होगी इसमें कम होगी। तो हम लोग क्या कहेंगे, सीरीज मोटर। फिर समझ लें, देखिए सीरीज मोटर में कुछ नहीं है खास, बस फील्ड वाइंडिंग को आर्मेचर के साथ सीरीज में लगा देंगे तो बन जाएगा सीरीज मोटर। ठीक, और इसकी विशेषता क्या है कि ये काफ़ी कम वाइंडिंग में ही बन जाती है। तो इसमें तार का जो इस्तेमाल होता है वो मोटे तार का इस्तेमाल होता है। डायग्राम बिल्कुल आप एकदम इसका अच्छे से याद, आर्मेचर है, सीरीज में लगा हुआ है इसका फील्ड वाइंडिंग। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे कुछ फार्मूला पूछा जाता है। तो इनपुट वोल्टेज का जो फार्मूला होता है सीरीज मोटर का वो क्या है, V = EB + IA × RA + ISC.RSC। क्या क्या है बता देती हूँ। तो इनपुट वोल्टेज जो सीरीज मोटर का होगा वो क्या होगा, EB मतलब बैक EMF प्लस आर्मेचर वोल्टेज ड्रॉप। ये पता है V क्या होता है, IR होता है, तो IA × RA क्या हो गया, आर्मेचर वोल्टेज ड्रॉप प्लस ISC × RS। ये क्या होता है, सीरीज फील्ड वोल्टेज ड्रॉप है। मतलब टोटल वोल्टेज कितना हो जाएगा, बैक EMF प्लस जितना वोल्टेज ड्रॉप होगा आर्मेचर में प्लस जितना वोल्टेज ड्रॉप होगा सीरीज फील्ड वोल्ट में, वो सब मिला करके सबको ऐड करके क्या हो जाएगा, इनपुट वोल्टेज हो जाएगा। ये फॉर्मूला मतलब रखेंगे अच्छे से याद करके, इससे क्वेश्चन पूछा जाता है। इसमें आप सभी के मन में एक सवाल अभी उठ रहा होगा कि बैक EMF जो यहाँ दिया हुआ है वो क्या है, तो उसके बारे में हम आगे बात करेंगे कि क्या क्या है। ठीक है, फॉर्मूला अच्छे से आप देख लीजिए, इसको अच्छे से याद कर लीजिएगा। अब बढ़ते हैं दूसरे मोटर की तरफ। तो दूसरा है शंट मोटर। शंट मोटर में क्या है, तो शंट मोटर में फील्ड वाइंडिंग आर्मेचर तथा सप्लाई स्रोत के समांतर क्रम में संयोजित होते हैं। पहले में क्या था, सीरीज में लगा होगा, इसमें क्या है, फील्ड वाइंडिंग आर्मेचर के पैरेलल में लगा होता है। अतः फील्ड धारा परिणामतः फील्ड फ्लक्स का मान लगभग स्थिर रहता है। शंट मोटर की फील्ड वाइंडिंग में पतला तार का इस्तेमाल करते हैं और लपेटों की संख्या अधिक बनाई जाती है। मतलब जस्ट उल्टा होता है यह सीरीज मोटर से। सीरीज में क्या था कि तार मोटा था और लपेटों की संख्या उसमें क्या थी, काफ़ी कम थी। इसमें लपेटों की संख्या मतलब वाइंडिंग्स की संख्या ज़्यादा होगी और तार का जो साइज होगा वो क्या होगा, पतला होगा। तो ये देखिए डायग्राम बना हुआ है शंट मोटर का, आप चेक भी कर सकते हैं। देखिए आर्मेचर के साथ पैरेलल में लगाया गया है वाइंडिंग और सप्लाई के भी यही पैरेलल में लगा हुआ है। ठीक है, तो करंट का यहाँ फॉर्मूला होता है शंट करंट का V/RSH। RSH क्या है, लोड है। ठीक है, शंट मोटर जो उसका लोड है RSH, तो फॉर्मूला आपको इसे याद रखना है। तीसरा है कंपाउंड मोटर। तो क्या है कंपाउंड मोटर, तो जिस डीसी मोटर में 2 प्रकार की फील्ड वाइंडिंग अर्थात सीरीज तथा शंट
का प्रयोग किया जाता है वो कंपाउंड मोटर कहलाती है। मतलब एक ही में सीरीज का भी इस्तेमाल करेंगे और पैरेलल का भी इस्तेमाल करेंगे वाइंडिंग्स का, उसे हम लोग क्या कहेंगे, कंपाउंड मोटर कहेंगे। ये दो प्रकार के होते हैं। क्या क्या होते हैं? एक होता है कम्युलेटिव कंपाउंड मोटर, जो अगेन दो प्रकार के होते हैं, लॉन्ग शंट तथा शॉर्ट शंट, देख लीजिए। और दूसरा होता है डिफरेंशियल कंपाउंड मोटर। तो पहला हो गया कम्युलेटिव कंपाउंड मोटर, दूसरा हो गया डिफरेंशियल कंपाउंड मोटर। तो ये हो गया कंपाउंड मोटर का टाइप। इसमें क्या है कि दोनों ही तरह, मतलब पैरेलल और सीरीज दोनों में ही जो है वाइंडिंग रहेगा, उसे हम लोग क्या कहेंगे, कंपाउंड मोटर कहेंगे। तो ये था कंप्लीट मोटर का वर्गीकरण डीसी मोटर का। तो 3 प्रकार के होते हैं, बता दिया अच्छे से, ठीक है। तो अगर आप में से किसी को कोई डाउट होगा तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताएंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, अक्सर ये एग्जाम में पूछा जाता है। आपके ड्राइंग में इसके डायग्राम पूछे जाते हैं, थ्योरी में इसके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो अच्छे से इसको पढ़ें, इस टॉपिक को। ये पार्ट 1 है। पार्ट 2 में हम लोग डिफरेंट टाइप के फॉर्मूला और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में बात करेंगे। तो इस वीडियो को खत्म करने से पहले जो इंपॉर्टेंट एक टॉपिक रह गया है वो है बैक ईएमएफ। तो आइए हम उसके बारे में पहले बात कर लेते हैं कि क्या है बैक ईएमएफ। तो बैक ईएमएफ क्या है कि जब किसी मोटर के आर्मेचर को फील्ड पोल के चुंबकीय क्षेत्र में घुमाया जाता है तो क्या होता है, वह फील्ड जो पोल, साउथ पोल और नॉर्थ पोल में क्या होता है, चुंबकीय फ्लक्स उत्पन्न होता है, उसको वो काटता है, जिसके कारण फैराडे के इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के नियम के अनुसार क्या होता है, ईएमएफ जनरेट होता है। सभी को पता है जब हम लोग किसी भी कंडक्टर को मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं तो क्या होता है, एक ईएमएफ जनरेट होगा, ठीक है। तो कंडक्टर में उत्पन्न ईएमएफ जो है वो वोल्टेज के अपोजिशन में कार्य करता है, विरोध में कार्य करता है, इसीलिए से हम लोग क्या कहते हैं, बैक ईएमएफ कहते हैं। मतलब जो मैग्नेटिक फील्ड में हम लोग रखे किसी कंडक्टर को तो क्या हो गया, एक जनरेट हुआ क्या, ईएमएफ, और वो ईएमएफ जो इनपुट हम लोग वोल्टेज दे रहे हैं उसके अपोजिट में वो काम करता है, इसलिए हम उसको क्या कहते हैं, बैक ईएमएफ कहते हैं, ठीक है। और ईएमएफ की दिशा को फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम के अनुसार ज्ञात की जाती है, ठीक। क्या होता है फॉर्मूला, इसको बहुत अच्छे से याद रखेंगे क्योंकि बैक ईएमएफ के फॉर्मूला से बहुत सारा क्वेश्चन जो एग्जाम में पूछा जाता है। तो देखिए क्या हो गया, बैक ईएमएफ को यहाँ लिखे हैं ईबी बराबर क्या होता है, फाई इंटू जेड इंटू एन बाय 60 इंटू पी बाय ए, या इसको सिंपली ऐसे याद कीजिए, फाई जेड एन पी बाय 60 ए। जहाँ सारा टर्म क्या है उसे हम समझ लेते हैं 1 बाय 1। जहाँ ईबी क्या है, बैक ईएमएफ है, वोल्ट्स में ईएमएफ है तो वोल्ट्स में ही रहेगा। फाई क्या है, प्रति पोल चुंबकीय फ्लक्स, फ्लक्स किस में लिखते हैं, वेबर में लिखते हैं। जेड क्या है, आर्मेचर चालकों की संख्या। एन है आर्मेचर की घूर्णन गति, से हम लोग आरपीएम में ज्ञात करेंगे। पी क्या है, पोल्स की संख्या, और ए क्या है, आर्मेचर वाइंडिंग में समानांतर पथों की संख्या। तो ये है बैक ईएमएफ का फॉर्मूला, ईबी इज इक्वल टू 5 ZNP बाय 60A। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बैक ईएमएफ से बहुत सारे क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो ये था आज का टॉपिक डीसी मोटर पार्ट 1। इसमें हमने डीसी मोटर के सारे पार्ट्स को डिस्कस किया, डीसी मोटर क्या है, इसका यूज़ कहाँ होता है, सब कुछ डिस्कस किया है। अब इसका पार्ट 2 आएगा जिसमें इंपॉर्टेंट कुछ फॉर्मूलाज रहेंगे जो इस चैप्टर से पूछे जाते हैं, साथ ही साथ हम लोग क्वेश्चन करेंगे पार्ट 2 में। तो ये था आज का वीडियो। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको अधिक शेयर करें, इसके सारे टॉपिक को अच्छे से समझें। डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर पूछें। तो इस तरह के और भी वीडियोस के लिए जुड़े रहें ITI इन्फोटेक यूट्यूब चैनल के साथ।